चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये है हिस्ट्री का चैप्टर यानी सोशल साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो अतीत में जितना भी कुछ मतलब हमारे पास्ट में हिस्ट्री में क्या ऐसी चीज़ें हुई थी या क्या ऐसा हुआ था कि हम उस जगह को जानेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। कब डायनासोर आए, कब पौधे, कब पृथ्वी बनी, कब क्या, कब कैसे घटा, मतलब कोई चीज़ कैसे हिस्ट्री बनती है और कैसे कोई हिस्ट्री मेक होती है और कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो ये सब हम मिल के जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे दी हुई है राशिदा। राशिदा का क्या सवाल है। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब हेडलाइन जो होती है ना, कहीं न्यूज़पेपर पर हेडलाइन होती है ब्लैक कलर की, पड़ी। 100 साल पहले, यानी उस हेडलाइन पे लिखा था कि आज से 100 साल पहले, यानी आज जिस जगह आप खड़े हो 2023 में, उससे 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि इतने वर्षों पहले यानी इतने साल पहले क्या हुआ था। तो ये हम कैसे जान सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हमको देखना होगा कि इस कैसे हम पता लगाते हैं। मतलब टेक्निकली राशिदा ये जानना चाह रही है कि भाई ये सब पता कैसे कोई लगाता है कि इतने साल पहले क्या हुआ, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ इतनी पुरानी है। जैसे पेड़ होते हैं ना, हम पेड़ों को देख के उनकी एजेस का पता लगाते हैं, तो ऐसे हमारे भी कुछ इतिहास है जिसका हम पता लगाते हैं। हम कैसे पता लगाते हैं, चलिए देखते हैं। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो जब आप कल का पता लगाने जाओगे तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, मतलब ये और ज़्यादा पीछे चले गए हम, कि पिछले साल क्या हुआ। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब उसे उस समय का कुछ याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। मतलब पिछले साल या 2 साल 3 साल पहले ये तो हम पता कर सकते हैं अखबारों से, आजकल तो गूगल से भी पता हो जाता है। लेकिन बहुत साल पहले जब न अखबार थे न ये चीज़ें थी, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। मतलब हमारे से पहले जैसे हड़प्पा सभ्यता थी या कोई सभ्यता रही हो, कि वो लोग क्या खाते थे या कैसे कपड़े पहनते थे, क्योंकि सिलाई मशीन वगैरह थी उस टाइम पे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, आखेटक कौन होते हैं, शिकारी जो शिकार करके अपना पेट पालन या भरण पोषण करते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासन करने वाले, व्यापारियों जो उस टाइम व्यापार करते थे, पुरोहितों यानी पंडित लोग, शिल्पकारों जो कि मूर्तियाँ बनाना या अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बनाना, कलाकारों ये नहीं में आ जाता कि कलाकारी करना, नृत्य करना, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। मतलब हमें इस चीज़ का भी पता चल सकता है कि आज से 1000 साल पहले लोग क्या खेलते थे, क्या मनोरंजन के उनके साधन थे। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, तो फ़ोन मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं और हम उस पर गेम खेल लेते हैं या फिर आउटडोर गेम होते हैं हमारे। लेकिन उस टाइम में क्या गेम थे कि कैसे पता चलेगा। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कि उस टाइम भी तो कोई कहानी, जैसे हमारी मम्मी हमारी नानियाँ कुछ ना कुछ हमें कहानी सुनाती है ना सोते हुए, तो ऐसे कुछ कहानियाँ होंगी उस टाइम पे भी सुनाया करते थे। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से वो गीत गाते थे। तो ये सब बात हो रही है उस टाइम की, जिसके बारे में कहीं ना तो लिखा है, ना ही हम रेडियो से सुन सकते हैं, ना टेलीविज़न से हम पता लगा सकते हैं। मतलब ये इतना पुराना है कि इसकी खोज हुई है, एक तरीके से उसको खोज किया गया है। और खोज और आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार होता है जब आप कोई चीज़ बनाते हो खुद से, और खोज होती है कि हमें कुछ पहले से ही जो है उसके बारे में पता करना है, उस चीज़ के बारे में पता चलना है। तो अब हमें ये जानना है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो ये पता चला आपको हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं।
हम उस समय का रहना सहना, खाना, खेलना, कहानियाँ, नाटक, उस टाइम क्या पशु पालते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े थे, कैसे खाते थे, जैसे आजकल तो जीन्स वगैरह पहनते, उस टाइम क्या पहनते थे, या इस टाइम हम जो भी खाते हैं उस टाइम क्या खाते थे, क्योंकि आग का आविष्कार भी और आग के बारे में भी उन्होंने बहुत बाद में पता लगाया था ना। तो लोग कहाँ रहते थे, तो अब हम जानेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कि हमें जानना क्या है अतीत के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लोग रहते कहाँ थे, मतलब वो ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे वो रहते थे। तो हम देखेंगे मानचित्र 1 पृष्ठ 2, यानी एक मानचित्र दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे, नर्मदा नदी का पता लगाओ, यानी कोई नदी है नर्मदा, उसका पता लगाओ। चलिए आगे पहले हम पढ़ते हैं, फिर उस नर्मदा नदी को दिखाएंगे। कई लाख वर्ष पहले, यानी आज से भी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी इस जो ये नदी है इसके तट पर रह रहे हैं। अब क्या रीजन रहा होगा कि लोग इस नदी के तट पे ही क्यों रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कुछ इकट्ठा करने वाले संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। जो भी आसपास जो जंगल थे उसकी जो भी उस वहाँ पे जो भी जड़ी बूटी या जो भी फल फ्रूट या जो भी चीज़ें थी उसकी संपदा से वो परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब वो जो नदी है ना उसके आसपास ही देखो, जहाँ नदी होगी, जहाँ पानी होगा, प्रॉपर पानी होगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेड़ पौधे भी होंगे, है ना बच्चों। तो जब पेड़ पौधे होंगे तो उस पे फल भी लगेंगे, उसकी जड़ों भी तो हम खाते हैं ना, जैसे जड़ में हमारा आ जाता है ये आलू वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये जड़ है, मूली, ये सब चीज़ें हो गई। और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, तो वहीं से वो चीज़ें इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहाँ ज़्यादा जंगल कहाँ होगा, जहाँ पानी होगा, तो वहीं पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा पशु भी रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे, तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे। तो पहला हमें पता चला कि लोग नदी के पास रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि नदियों के आसपास बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधे होते थे और वहीं पे उन्हें शिकार करने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ चीज़ें मिल जाती थी और पीने के लिए साफ पानी भी मिल जाता था। चलिए अब तुम उत्तर पश्चिम मतलब हमारा ये पाकिस्तान की तरफ का एरिया, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलो देखते हैं इसमें। तो ये देखो, ये सुलेमान है और ये किरथर पहाड़ियाँ है। ये एरिया जो कहलाएगा ये उत्तर पश्चिम एरिया कहलाएगा। तो इनका हम पता लगा लिया हमने किस तरफ। देखो कितनी सारी नदियाँ हैं, सतलुज है, सिंधु है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, और ये काबुल नदी है, तो और ये व्यास नदी भी इधर से होती हुई जा रही है। तो ये काफ़ी सारी नदियाँ इसके आसपास हमें देखने को मिल रही हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी आज से 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो नदियां हैं, नदियों के आसपास का जो एरिया है, इसी के आसपास पहली बार 8000 साल पहले क्या उगाए गए, जौ उगाया गया। क्या उगाया गया बच्चों, जौ और गेहूं की फसल उगाई गई। यानी हमें ये जानना है कि नदियों के आसपास ही उगाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो। तो बच्चे कह रही सॉरी, ये स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उपजाना आरंभ किया। किधर किया, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के आसपास। इसके आगे है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या करा, भेड़ को अपना पालतू जानवर बनाया, बकरी को बनाया, गाय को बनाया, बैल को बनाया। जैसे इन जैसे पशुओं को क्यों बनाया, गाय से हमें दूध भी मिलता है, बैल से हमें यह है कि जो भी हम फसल उगा रहे हैं तो हमें उसके लिए जो मिट्टी के लिए चाहिए होती है ना, मिट्टी को बैल को यूज़ करके और उसकी मिट्टी और खेतों में उनका यूज़ किया जाता है। बकरी उगाई कि उससे हमें दूध भी मिलेगा और साथ में हमें दूध के साथ साथ हमें उनका मांस वगैरह खाने को मिलेगा। और जो भेड़ है, भेड़ से हमें दूध मिलता है, और भेड़ बकरी वगैरह यही सब, और हमें भेड़ से वो भी मिलती है ऊन वगैरह। तो इसीलिए लोगों ने उन जानवरों को प्रीफर किया, उन जानवरों को लिया कि भाई जिनसे हमें
फ़ायदा हो, जिनसे हमारे जीवन में अच्छा उनका वो रहे, अच्छी तरीके से वो हमारे निर्वाह में यूज़ हो। ये लोग गाँवों में रहते थे। मतलब ये लोग कहाँ रहते थे, मतलब जहाँ भी रहते थे उसे एक गाँव कहते थे। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व यानी अब डायरेक्ट उत्तर पश्चिम से अपोजिट डायरेक्शन में चल जाओ, उसके विपरीत। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब चलिए, उत्तर पूर्व में ये रही गारो, गारो, और गारो के आसपास कौन सी नदी जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा हमारी नदी। और विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ अवेलेबल हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं ये रही, सॉरी, हाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ देखिए, विंध्य की पहाड़ियाँ हमें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के आसपास नर्मदा नदी है, झेलम है, सोन नदी है, ताप्ती नदी है। तो हमें बताया गया था ना ऊपर की नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे नदियाँ भी हैं, ये भी ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ नदियाँ भी हैं, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे इस तरफ से महानदी निकल रही है, इधर से गोदावरी है, इधर से कृष्णा नदी है, ये दक्कन का पठार है, उसके बाद तुंगभद्रा नदी है। तो ये सब नदियाँ हैं। इधर से हिमाचल की तरफ से यमुना नदी है, गंगा नदी है, चंबल नदी है। तो ये बाद में पढ़ने की चीज़ें हैं, बाद में बताई जाएंगी, अभी आप आगे जानिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि कृषि का विकास जो हुआ है, एक तो इस एरिया में बताया जा रहा है, एक इस एरिया में बताया गया है, और एक इस एरिया में, यानी ये आपका हो गया गारो पहाड़ियाँ, ये किरथार और सुलेमान वाली, और ये नर्मदा और ताप्ती के पास विंध्य पहाड़ियाँ। उसके बाद हम चलते हैं, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ क्या उगाया गया, स्पेशली चावल उगाया गया। जब आपसे पूछा जाए चावल सबसे, मतलब चावल पहली बार कहाँ उगाया गया, तो चावल विंध्य की यहाँ पे उगाया गया, विंध्य पहाड़ियों के पास। तो यहाँ पे चावल, ठीक है बच्चों। और इस तरफ क्या उगाया गया, जौ और गेहूँ, जौ और गेहूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जौ और गेहूँ इस तरफ उगाया गया पहली बार, और चावल यहाँ उगाया गया विंध्य की पहाड़ियों के पास। इसके बाद हम चलते हैं आगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो मानचित्र मतलब इस पर ही जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं, जो एक ऐसे एक नदी जारी होती है, ये आपकी मेन रिवर होती है जिसमें और रिवर आके कनेक्ट होती हैं, इन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ, समझे। ये जैसे नदियाँ इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इसमें भी बहुत सी नदियाँ कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये सब जो इस नदी में आके कनेक्ट होंगी वो कहलाएंगी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी के पास कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं, एक तो सतलुज है, एक रावी है, चेनाब है, झेलम है। मेन जो हम देख पा रहे हैं वो सतलुज है, और इधर से काबुल नदी है जो सिंधु नदी के ऊपर, मतलब सिंधु नदी पे मेन नदी जो है सतलुज और काबुल है। सतलुज पे आपकी आ रही है, सतलुज में रावी भी है, चेनाब भी है, झेलम भी है। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ कहलाएंगी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, चलो देखते हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वही बात है ना कि जो एक बड़ी नदी, मतलब ऐसे एक नदी आ रही है और उसमें मिल जाए, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, तो ये सब इसी एक नदी में मिल रही हैं। तो ये जो नदी जा रही है, इस नदी को मेन नदी बोला जाएगा, यही सबसे बड़ी नदी है। और उसके आसपास जो नदियाँ उसमें अटैच होंगी वो सहायक नदियाँ होंगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, पशु भी होंगे, और वो मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो उस जगह कृषि करना भी आसान होगा। तो वहाँ सब लोग कहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फिर वहीं रहना प्रेफर करेंगे। तो लोग, पहला नगर कहाँ स्थापित हुआ, इन्हीं नदियों के किनारे हुआ, मतलब सिंधु नदी के पास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके किनारे और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो कभी क्वेश्चन आए कि भाई गंगा के आसपास और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में कब हुआ विकास नगरों का, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और सिंधु पे कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व।
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे गंगा नदी बता रहे हैं और उसके आसपास के हिस्से को सोन नदी कह रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। इधर देखिए, ये है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी ये रही और इसी में मिलती है आके सोन नदी और ये रही गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से होते हुए, मतलब ये काफ़ी बड़ी नदी है ना, ऐसे मिलके ये इसके साथ मिल रही है। तो आप ये समझो ये गंगा है। ये गंगा हिमालय से निकलते हुए इधर को यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा पड़ेगा वो बिहार क्षेत्र पड़ेगा। तो बिहार को मगध बोला गया, समझे? बिहार को क्या बोला गया? मगध। और यहाँ पे बहुत सारे राज्य वगैरह स्थापित थे। चलिए ये पढ़ते हैं। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, कि जो हमारा दक्षिण एशिया है वो एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोग गए हैं और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। मतलब जिन लोगों को ऐसा है कि कुछ नई नई जगह है, कोई नया नया जगह खोजनी है, तो वो तो अपने भाई पैशन के लिए, अपने उसके लिए जाया करते थे। तो और जो हमारे ये धर्म गुरु हैं वो अपनी शिक्षा के लिए जा रहे हैं, व्यापारी अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं। और कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई ऐसी स्थिति, बाढ़ या इसकी क्रिएट हो गई है, तो फिर ऊपर की तरफ लोग चले जाते थे। और रेगिस्तान, पहाड़ियाँ, तो मतलब काफ़ी हमारा जो भारत देश है वो रेगिस्तान से, पहाड़ियों से, नदियों से, समुद्रों से सबसे भरा हुआ है। पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं। तो इसे एक तरीके से प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब जो हमारा देश भारत है उसके आसपास जो है वहाँ पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं। तो वो क्या है, वो प्राकृतिक रूप से एक सीमा बन रही है। मतलब लोग पार नहीं कर सकते आसानी से। हालांकि लोगों के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, मतलब जिन्होंने हिम्मत दिखाई वही इसको पार कर सके। आसानी से पार होने वाली नहीं थी, क्योंकि हिमालय की तरफ जो हमारा एरिया है वो बहुत काफ़ी ऊंचा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ भी पहाड़ियाँ हैं, तो वो भी पार करना बहुत मुश्किल है। इधर हमारे नीचे की तरफ हमारे हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो आना इतना आसान नहीं है। वे पर्वतों की ऊंची ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। कुछ लोग बाहर से भी आए, वो यहाँ बस गए। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेज यहीं बस गए, या हमारे रोमन आए, ये सब जो लोग आए, पुर्तगाली आए, वो कुछ लोग यहाँ भी बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया मतलब अच्छा बनाया। हम देखते हैं ना, हमारे भारत को क्या बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष। कई पंथ के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शुरू से यहाँ रह रहे थे, वो मतलब बाहर से आए हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। अब वो यहीं की संस्कृति है, यहीं के लोग हैं।
कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो आपको एक चीज़ पता लगेगी बच्चों कि जब कोई लोग बाहर से आते हैं तो जो हमारा जो फूड है, अभी हम चावल बना रहे हैं मान लो, तो हम जो चावल बना रहे हैं अभी उसे हम सिर्फ तेल और जीरा डाला और छोंका, नमक वमक डाला, लेकिन कोई लोग बाहर से आया है और वो उसमें नई नई वैरायटी डाल रहा है, भाई वो कह रहा है मटर भी डालो, पुलाव भी डालो, तो हमारा फूड का जो कल्चर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि लोग डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, तो जो हमारा फूड कल्चर है क्या होगा, वो भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो नई वैरायटी तो ला नहीं सकते, जो इस देश में उपज रहा है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी में ही वो करते हैं। हम लोग करते हैं ना चाउमीन, हाक्का नूडल, और उसका हम क्या बना देते हैं, देसी चाउमीन बना देते हैं। तो इसी तरीके से है। देश के नाम चलिए देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। हमारे देश को इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी है ना हमारी, उसको सिंधु ना बोलकर लोग इंडस बोलते थे, तो इसलिए हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आप एक एटलस लेके बैठोगे तो ईरान और यूनान का पता लगाना, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो मैंने वही बताया ना, हमारा देश है ऐसे सॉरी ड्राइंग उल्टी फुल्टी है, पर अभी आप समझो, इधर से लोग आए, ईरानी और यूनानी इधर से आए, और यहाँ से ही सुलेमान किरतार की पहाड़ियाँ जा रही थी, और यहीं पे थी सिंधु नदी। तो जो लोग यहाँ से एंट्री करके आए हैं यूनानी और तो वो क्या नाम देते थे, वो हिंदोस या इंदोस बोलते थे। तो इसी क्षेत्र, उनकी वजह से ही मतलब इसका नाम इंडस यानी इंडिया पड़ा। और उसके बाद इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। तो जितना भी भूमि, जो हमारा जितना भी एरिया भूमि का है, जितना भी इधर से इधर तक सारा एरिया जितना भी भूमि का होता है, तो उसको सबको इंडस कहा गया। अब चलिए आगे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो जो भरत था वो उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी ऋग्वेद है, हमारे वेद है ना, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो उसी में मिलता है हमें कि भरत भी यूज़ किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले किसके लिए यूज़ किया जाता था? लोगों के एक समूह के लिए। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम। ताड़ पत्र से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। ताड़ के पत्र यानी यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। कौन सी पांडुलिपि? ताड़ के पत्रों से बनी पांडुलिपि। किताब बनाने के लिए एक ताड़ के पत्ते को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो चलो देखते हैं। ये रही, ये एक ताड़ की छाल, ये देख रहे हो ना, भुर्ज पेड़ की छाल, सॉरी, जो भुर्ज पेड़ होता है उसकी छाल होती है ना पेड़ की, उसकी छाल को निकाला और फिर ऐसे एक छेद किया और ऐसे करके इस पे लिपि लिखी हुई है ये। तो ये जो पांडुलिपि लिखी हुई है इस तरीके से लिखी जाती थी। मतलब हमें ये जानना है ना उस टाइम में क्या था, क्या खेल था, क्या खाते थे, क्या लिखते थे, क्या शिक्षा थी, तो हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है पांडुलिपि वगैरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। समझ रहे हो कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें उस टाइम में ऐसा नहीं कि लोग लिखते नहीं थे, उस टाइम में जो लिपि थी, उस टाइम में जो चीज़ें अवेलेबल थी, उस हिसाब से ये लिखा गया है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो जो हाथ से कोई पुस्तक लिखी गई है उसे क्या कहेंगे? पांडुलिपि सॉरी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मैनुस, जिसका अर्थ है
हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो इंग्लिश में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, जिसका अर्थ हाथ है, यानी हाथ से लिखी हुई है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखी गई कोई पुस्तक। आगे, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। तो भाई ऐसा नहीं है कि सभी बच गई, क्योंकि ये पेड़ की छालों से बनी थी, तो इन्हें किसने खा लिया? हमारा कागज भी तो पेड़ से ही बनता है। तो पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया था, तो कुछ नष्ट कर दी गई कि भाई आक्रमण हुए, लोग इधर उधर से आए तो वो नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी खत्म हो गई हैं, कुछ हैं जो मंदिरों में रखी हैं, कुछ जगहों पे रखी हैं। इन पुस्तकों में हमें क्या पता चलता है? धार्मिक मान्यताओं की, क्या उस टाइम धार्मिक कर्म कांड हुआ करते थे, पूजा होती थी, या क्या यज्ञ होते थे, या क्या माना जाता था। उसमें हमें राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता था। जब भाई कोई नगर है तो उसका एक राजा भी होगा, तो उसका कैसा जीवन था। हमें औषधियों का पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध थी। विज्ञान का पता चलता है कि क्या क्या वो खोज कर रहे थे उस टाइम पे। तो आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। करते हैं ना नाटक, जैसे रामायण के लिए होता है दशहरा पे, और ये आपके बहुत छोटे छोटे नाटक होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं। तो इनसे हमें पता चलता है, ये प्रचलन चलता आ रहा है। मतलब पीछे से ही दादी नानियों से ये कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं, तो हमें इनका भी पता चलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, तो कुछ संस्कृत में भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो कुछ प्राकृत में, तमिल में, ये भाषाएं उस टाइम की जो लिखी हुई हैं। सब संस्कृत है, प्राकृत है, तमिल है। तो ये पांडुलिपियाँ किस किस में लिखी होती थी? संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या होते हैं? पांडुलिपि हमने पढ़ लिया कि जो भुर्ज पेड़ की छाल पे लिखी हुई, हाथों से लिखा हुआ कुछ भी, वो हमारा पांडुलिपि हुआ। अब अभिलेख क्या होगा? एक लेख पत्थर अथवा धातु, पत्थर यानी किसी भी पत्थर, चट्टान और इन पे लिखा हुआ, या धातु पे लिखा हुआ जो अपेक्षाकृत कठोर हो। मतलब उसकी सतह कैसी होनी चाहिए? कठोर। पेड़ की छाल कैसी होती है? नरम होती है। तो सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, मतलब उन्हें ऐसे ठोक ठोक के ना उसमें बनाया जाता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण मतलब लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। मतलब ऐसा ही नहीं कि राजा ने लिखवाया, रानी ने भी लिखवाया है, स्त्री ने लिखवाया है, पुरुषों ने भी लिखवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो भी वो लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पे, हारे जीते या कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किससे युद्ध हुआ, ये सब कहाँ लिखेंगे वो? तो राजा अपनी वो प्रसिद्धि दिखाने के लिए वो अभिलेखों पे लिखवाते थे। अभिलेख एक कठोर जगह पे लिखा जाता है, या तो वो धातु का होगा या वो पत्थर का होगा, जिसपे वो उत्कीर्ण किया जाएगा, यानी उस पर ठोक ठोक के आप लिखोगे, बनाओगे उसे खुरच खुरच के। समझ रहे हो ना? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो जो ये अभिलेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कंधार से, अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया तथा इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे कि अब इसका अशोक के बारे में, उसके द्वारा लिखे गए अभिलेखों के बारे में अभी आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? 8 वाले में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, कोई ना कुछ तो लिखेंगे ना, कोई ना मतलब आपकी कोई भी भाषा हो, आप ऐसे लिख रहे हो, अभी हम लिखते हैं ऐसे अनार, या फिर ABCD या 1 2। तो ये जो है ये हमारी एक तरीके से लिपि है, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मतलब आप उस समय पे जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज है, जो एक दूसरे को समझ में आ रही है चिन्ह, वो ऐसे भी हो सकता है कि भाई इसका मतलब ए है, इसका मतलब ए है, या किसी का भी मतलब इसका मतलब हमने बना दिया न है, हम ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब फूल है। तो ऐसे करके उस टाइम में भी कुछ लिपियाँ यूज़ होती थी।
ज़रूरी नहीं है कि उस समय में भी ABCD ऐसे अनार और 1 2 हो, कुछ भी हो सकती है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। अक्षर मतलब या तो कुछ अक्षर होंगे या फिर कुछ संकेत होंगे, जैसे भैंस का चित्र बना दिया, बैल का चित्र बना दिया, फूल का चित्र बना दिया। तो तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक भाषा का यूज़ करते हैं ना। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइका नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। तो ये जो अभिलेख है ये किस में बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका अरमाइका और यूनानी। कोई पूछेंगे ना, कंधार के, अफगानिस्तान के कंधार से जो हमें अभिलेख मिला वो यूनानी और अरमाइका के 2 भिन्न भिन्न लिपियों का भाषाओं का है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे? अब ऐसा क्या लाभ हो सकता है कि हम कठोर सतह पर लेख लिख रहे हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? भाई कठिनाइयाँ भी साबित होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं के अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कौन होगा? जो ऐसी ही वस्तुओं का क्या करेगा, उसको जानेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, उसके बारे में खोज इन द सेंस कि उसे जानेगा उसमें क्या लिखा है, क्या वो बोलना चाह रहा है। तो पुरातत्वविद जो थे वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमें पता चला पुरातत्वविद कौन होते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पत्थर या ईंट, इनसे बनी जो इमारतें हैं, उन पे उनके जो अवशेष बचे हैं, उन पे जो चित्र बनाए गए हैं या मूर्तियाँ बनाई गई है, तो उनके बारे में वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में। फिर वो लोगों को बताते हैं और उससे हमको पता चलता है कि इतिहास में क्या हो रहा है। वे औजारों, हथियारों, क्या क्या पढ़ेंगे उस मतलब जो पुराने टाइम में क्या औजार थे, क्या हथियार थे, क्या बर्तन थे, क्या आभूषण थे। जैसे ये है, एक ये चीज़ है। अब इस पर कुछ कुछ ये उकरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ये लिखा हुआ है ना, या कुछ पेंटिंग टाइप का है ना। ये लिखा, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये एक चांदी का सिक्का है, ठीक है। इस तरह के सिक्कों का योग, मतलब चांदी के सिक्के का योग कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये कितना भिन्न है? हम जो यूज़ करते हैं वो तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हम यूज़ करते हैं, और इसमें अंतर है। हमारे आजकल का तो नॉर्मल है, स्टील टाइप का, सिल्वर टाइप का, लेकिन ये तो चांदी का सिक्का है ना। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, क्योंकि वो उससे पता लगाते हैं वो जानवर किस टाइम का है, वो चिड़िया किस टाइम की है। वो मछलियों की हड्डियों से पता लगाते हैं कि उस टाइम के लोग हड्डियाँ, ये मछली खाते थे कि नहीं खाते थे। तो इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति मतलब उस टाइम जो भी पेड़ पौधे रहे होंगे, हो सकता है उसके अवशेष बहुत मुश्किल है बचने। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मतलब बहुत सारे कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे, कपड़े बचते होंगे। जिसे पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग कर। स्रोत मतलब ये एक ऐसा सोर्स है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक सोर्स ही तो हुई जिनसे हमें पता चल रहा है। ये कोई चीज़ हुई, मतलब एक तरीके का, जैसे हम कोई चीज़ मतलब आप जासूस का गेम खेल रहे हो तो उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें स्पॉट मिले। हम उसमें स्पॉट कर सकते हैं कि भाई ये सोर्स है, ये चीज़ है, कि इसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। तो हमें यही पता चलता है कि कोई चीज़ उस समय में घटी है, वो हमें कुछ चीज़ों से पता चली, उन्हें हम स्रोत कहते हैं। जिनसे हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है उन्हें हम स्रोत कहते हैं। जैसे पांडुलिपि से हमें उस समय के ज्ञान का, उस समय के, उस पर सब कुछ लिखा जा रहा है ना। पांडुलिपि क्या था? भोजपत्र पे, मतलब भुर्ज, पेड़ की छाल, यानी एक पेड़ की छाल पे लिखा हुआ कुछ भी, तो वो हमारा पांडुलिपि था। और पांडुलिपि कोई भी संकेत हो सकता है, भाषा हो सकती है, चिन्ह हो सकते हैं। अभिलेख हमारे क्या थे? पत्थरों पे और कठोर यानी धातुओं पे उकरे हुए उत्कीर्ण
लिखे हुए चीज़ें थे। और पुरातत्व मतलब जिसमें हम देख रहे हैं मछली की हड्डी, ये सब इमारतें और उस टाइम का जो भी लोहा चांदी या बर्तन जो भी मिल रहा है, औजार वगैरह, तो ये पुरातत्व। तो पुरातत्वविद ही पुरातत्व के बारे में बताते हैं। उसे ये सब चीज़ें हमारी स्रोत हैं, स्रोत कहलाएंगी। स्रोत का मतलब यही है कि आप उस चीज़ के बारे में जान पा रहे हैं, वो सोर्स है उस चीज़ का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार। और जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। स्रोत का प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मान लो बच्चों आप सोच रहे हो कि दूध फट जाएगा, लेकिन जैसे ही हमें पता चला उसमें तो दही डाल दी मम्मी ने, तो वो तो जम जाएगा। तो ये उससे वो चीज़ें पक्की होती हैं, मतलब आप जान सकते हो कि ये चीज़ होगी ही होगी या हुई है, क्योंकि उसका सबूत मिल गया है हमें, है ना। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है। तो इतिहासकार क्या करता है? हाँ, इतिहासकार जो हमारा है वो इतिहास का पता लगाता है, और इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है। जो पुराना इतिहास है जो भी है उसका अध्ययन कर रहा है, उसे पढ़ रहा है। लेकिन जो पुरातत्वविद है वो पुरातात्विक चीज़ों का पता लगाता है। ये जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं इन्हें, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हमें धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं कि हम सोच पाते हैं अच्छा ये हमें आज उस टाइम मिट्टी का बर्तन भी यूज होता था, ओहो मिट्टी के बर्तन में वो ऐसा भी रखते थे, ऐसा खाते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। समझ गए? तो इतिहासकार और पुरातत्वविद को उन्होंने क्या कह दिया? ये तो जासूस हैं भाई, इन्हें स्रोत मिल गया, अब ये सब पता लगा लेंगे, इन्हें सुराग मिल गया। अतीत एक या अनेक? अतीत एक होता है या उसे अनेक अनेक होता है? देखो मैं सीधी सी बात बताती हूँ, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। जब तक वो हमें मिलेगी नहीं, जब तक वो हमें लिखी नहीं मिलेगी, साक्षात नहीं मिलेगी, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं मिलेगी, वो चीज़ एक नहीं हो सकती। उसके कई सारे प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि ये फूल है, ये खाया जाता था या सिर्फ सूंघा जाता था या लगाया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि उस फूल के बारे में कई सारे हमें प्रोस्पेक्टस मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे जानने के लिए। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी अतीत कई सारे रूप में मौजूद है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से अलग मिलेगा। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, यानी व्यापारी अलग थे, शिल्पकारी का जीवन अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूलों का संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे समझ रहे हो आप, ये आपको समझने वाली बात है कि एक राजा रानी का जीवन तो सीधी सी बात है ना, लग्जरियस लाइफ होगी, उसके पास एकदम दास नौकर सेवा नौकर चाकर सब मिलेंगे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना काम खुद कर रहे हैं, वो खुद कृषि करेंगे, खुद खाएंगे। एक व्यापारी है वो अच्छे से कमाएगा, वो एक दुकान होगी उसकी, अच्छे से वो सामान बेच रहा हो। लेकिन एक शिल्पकार उस सामान को बना रहा होगा और बना के वो शायद व्यापारी को भी बेच रहा हो या फिर डायरेक्ट बेच रहा हो, तो उसकी लाइफ उससे अलग ही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि भाई कोई लड़ाई लड़ी गई? क्योंकि वो सब लिखवाते थे। उनके यहाँ होता था एक मंत्री या एक ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों को लिखता था। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो कहाँ लिखवाएं, किससे लिखवाएं? क्योंकि वो तो गरीब आदमी भी हैं और अमीर भी होंगे, तो वो किससे लिखवाएं? तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब लोग अभी, मतलब लोग नहीं, इतिहासकार और पुरातत्व जो विद हैं
जो इतिहास पढ़ते हैं और जो पुरातत्वविद जो उसे खोज के उसके बारे में जानते हैं, तो वो अभी तक इसको जान ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें पता चल गया है कि कब कहाँ क्या कैसे हुआ था। जितना भी हमें पता चला है वो हमें मिल गया है, वो हम पढ़ते हैं इन किताबों में, लेकिन इसके अलावा भी पता किया जा रहा है। तिथियों का मतलब, तिथि मतलब जो समय है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख करेंगे। इतिहास मतलब इसमें बताया गया है कि ये यहाँ पे मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ये हमारा ईयर होगा 0। अब इससे आगे जितना भी जाएगा 1, 2, 3, 2000, 2002, 2030, 2000, तो ये ईसा आगे बढ़ रहा है और ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ईसा मसीह को 0 पीरियड माना जाता है। जिस टाइम ईसा जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस टाइम को 0 माना जाता है, और इसी से पीछे का और आगे का बनता है ईसा पूर्व, उससे पहले, ईसा से पहले। चलिए अभी जानते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी एडी, आफ्टर या ईसा मसीह। समझ रहे हो, ई और एडी। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई, उसका मतलब भी बिफोर क्राइस्ट ही होगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा के पहले। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। अन्यत्र, जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख, अब ये सब वही है। आप इसके आगे का चैप्टर अब हम जो भी है इसका जो सोल्व करेंगे वो सारा हम करेंगे सोल्व अगले उसमें, ठीक है। अगली वीडियो में इसको सोल्व करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इस आप अपने अच्छे से पढ़ना, और ये जो शब्द हैं यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत क्या है, क्यों लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो ये सब आज हमें पता चल गया है ना, क्योंकि पांडुलिपि और अभिलेख थे। तो हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और साथ में उससे पहले इसका सोल्व भी करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छा लग रहा है मैम का पढ़ाना, तो आपको ये लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।